friends, I'm Dr. Meenal and you're watching Meenal का चैनल। उम्मीद है आपकी नेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपने फॉर्म फिलअप करने की भी तैयारी कर ली होगी। आज से इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे पूरी सीरीज। तो उसी सीरीज के पहले क्रम में हम आज करेंगे एग्रीकल्चर पैटर्न स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ एंड मेजर चैलेंजेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर का हमारा पैटर्न क्या है। अ, तीन तरह की क्रॉप्स जो है मेनली जो होती है हमारे यहाँ सीजन में। एक तो पेन ऑन कर लेते हैं। ठीक है। खरीफ, रबी एंड जायद, जो कि हमारे सीजन पे बेस्ड होती है। जो तीन मैंने कैटेगरी बनाई है हमारे बताई है हमारे सीजन पे बेस्ड होती है। देखिए, खरीफ की जो क्रॉप है मॉनसून क्रॉप भी कैसे कहते हैं। इसमें ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जुलाई से अक्टूबर के बीच में जो है खरीफ की क्रॉप होती है। रबी की हम बात करें तो ये विंटर क्रॉप है, अक्टूबर से फेब के बीच में होती है। जायद समर क्रॉप है जो कि मार्च से जून के बीच में होती है। मेन जो है हमारी दो क्रॉप होती है, खरीफ एंड रबी। और जो जायद है ये हमारी समर क्रॉप होती है, जिसमें जो वेजिटेबल्स, वाटरमेलन, मस्कमेलन, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। रबी की क्रॉप में व्हीट, बार्ले, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, ये सारी चीज़ें आती है। जबकि खरीफ की जो क्रॉप होती है उसमें राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, जो हमारी पल्सेस होती है, जूट होता है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी खरीफ क्रॉप में आती है, जो कि होती है हमारी मॉनसून क्रॉप। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। जैसे जायद की क्रॉप है, ये शॉर्ट सीजन क्रॉप है। इसमें अधिकतर हमारी जो वेजिटेबल्स होती हैं या कुकुम्बर, मस्कमेलन, वाटरमेलन, इस तरह की जो क्रॉप होती है वो इसमें इंक्लूडेड रहती है। शुगर केन जो है, पूरा शुगर केन ऐसी क्रॉप है जिसको ग्रो करने में पूरा साल लगता है। और मोस्टली जो है नॉर्दर्न रीजन या नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो है इंडिया की शुगर केन की क्रॉप होती है। खरीफ की जो क्रॉप है ये सितंबर से अक्टूबर के बीच, जैसे कि मैंने पहले बताया, सितंबर से अक्टूबर के बीच में होती है। और इसके अंदर पैडी में ज्वार, बाजरा, ये जो मैंने टेबल दी है उसमें भी यही सेम चीज़ थी। इसका जो रीजन है कहाँ कहाँ ये होती है, असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन, ये पूरा मैंने जो है आगे ग्राफ से बताया हुआ है, सॉरी मैप से बताया हुआ है। तो वो देखना हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा ये। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्रॉप, जो टाइप ऑफ क्रॉप्स है। एक तो हम कहते हैं फूड ग्रेन क्रॉप कौन सी है, वो क्रॉप जिसको हम कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, दैट इज फूड ग्रेन क्रॉप। जैसे हमारा चावल हो गया, गेहूं हो गया, मेज हो गया, हमारी जो पल्सेस हो गई, ये सारी है हमारी फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं। उसके बाद कमर्शियल क्रॉप्स की बात करें तो वो क्रॉप्स जिसको हम या तो सेल के लिए उगाते हैं या फिर उसको सेमी प्रोसेस्ड या प्रोसेस्ड फॉर्म में जो है हम उसको सेल करते हैं, प्रोसेसिंग की जाती है आगे, वो सारी जो है कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं। जैसे हमारा कॉटन हो गया, जूट हो गया, शुगर केन हो गया, टबैको हो गया। तो जब अगर हम इसको ऑब्वियसली मार्केट के लिए ग्रो कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट का फैक्टर जो है ज़्यादा रहता है। प्लांटेशन क्रॉप जो कि हमारे बड़े बड़े बागान होते हैं, जैसे चाय के बागान है, कॉफ़ी है, कोकोनट है, रबर है, ये सारी प्लांटेशन क्रॉप्स होती है विच आर ग्रोन ऑन प्लांट्स कवरिंग लार्ज स्टेट्स। और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप की अगर हम बात करें, हॉर्टिकल्चर यानी कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप जिसमें कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जैसे आम के बाग होते हैं, तो दैट इज अ हॉर्टिकल्चर क्रॉप सेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर इन विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन। ठीक है। अब जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे क्रॉप्स के, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, फूड ग्रेन की बात करें, अधिकतर होता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल। व्हीट होता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। राइस हमारा वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। कोरस सीरियल्स जो होते हैं हमारे मेनली महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। पल्सेस होती है हमारी मेनली एमपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। तो ये जो है हमारे मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं फूड के।
पैटर्न जो है किन किन चीज़ों से डिसाइड होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो इफेक्ट करती है कि यहाँ का इस रीजन का ये ऐसा क्रॉप पैटर्न होगा, वहाँ पे ये चीज़ें हम उगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द रीजन। ठीक है, जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी एग्रीकल्चर के लिए, जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी उस तरह की जो है हमारा इस तरह का प्रोडक्शन मिलेगा। रिसोर्सेज कैसे हैं, हमारी सॉइल कैसी है, लेबर कितना है, और रॉ मटेरियल भी, सीड्स और जो हमारा फर्टिलाइजर है वो सब क्या कितना है। तो दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। फिर मार्केट फोर्सेस, किस चीज़ की वहाँ पर डिमांड रहती है। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर, फार्मर वहाँ रिच है पुअर है, लैंड होल्डिंग्स कैसी है, छोटी है बड़ी है, इन सब चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है कि उस खेत में क्या उगाया जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सेट्रा, किस चीज़ की डिमांड है, किसकी सप्लाई है, ये सारी चीज़ें जो है एक रीजन के क्रॉपिंग पैटर्न को डिसाइड करती है। अब क्रॉपिंग पैटर्न की क्या इम्पोर्टेंस है, अगर हम देखें सॉइल फर्टिलिटी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा क्या क्रॉपिंग पैटर्न होता है। प्रोलॉन्ग्ड प्लांटिंग ऑफ सेम क्रॉप टाइप लीड्स टू डिप्लेशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। एक ही तरह की फसल हमको बार बार लंबे टाइम तक उगाएंगे तो सॉइल में एक पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट है उसकी कमी हो जाएगी। ईच क्रॉप टाइप हैज अ डिफरेंट न्यूट्रिएंट interaction with the soil, and each of them releases and absorbs the different type of nutrients. Because of this, crop rotation increases soil fertility by controlling the deficit of excess nutrient, because it replenishes the nutrients that are not available or absorb nutrients that are in abundant। ठीक है, तो सॉइल की जो क्वालिटी है उस पर इफेक्ट आता है। अब जो क्रॉप है उसकी यील्ड इंक्रीज होता है, बिकॉज क्या होता है कि harvest obtained from a single season harvest, not only does one get variety of crops। ठीक है, हम एक सीजन उगा रहे हैं, दूसरी सीजन उगा रहे हैं, तीसरी सीजन उगा रहे हैं, तो क्रॉप्स की वैरायटी होगी आफ्टर ईच सीजन बिकॉज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ different crop types, because but also a general Butte harvest. Some scientific evidence proves that 10 to 25% increase in crop yield in crop rotation rather than monoculture। ठीक है, तो इंक्रीजेस सॉइल न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करता है, ये सिमिलर चीज है, ये डबल रिपीट हो गया है। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज होते हैं। उसके बाद रिड्यूसेस सॉइल इरोजन। ठीक है, इट हेल्प्स रिड्यूसिंग रेन ड्रॉप इम्पैक्ट ऑन द सॉइल एंड जनरल इरोजन बाय water, because roots of the plants hold the top layer of soil together। ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है कि जहाँ पे पौधा उगा है, पेड़ उगा है, वहाँ की जो सॉइल है उसकी जो रूट्स होती है सॉइल को पकड़ के रखती है, तो इरोजन नहीं होता। तो आप हर सीजन में क्रॉप उगाते जाएंगे, सॉइल इरोजन नहीं होगा, इसका प्रोटेक्शन होगा। ट्रीज प्लांट्स टुगेदर विथ क्रॉप इन द फार्म also assist in preventing the soil erosion, improves the structure soil स्ट्रक्चर या सॉइल का जो कंपोजिशन है वो भी इससे इम्प्रूव होता है। और क्रॉप जो हम रोटेट करते हैं उससे सॉइल का इरोजन और साथ में उसका सॉइल का जो टेक्सचर है वो भी जो है इम्प्रूव होता है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन एंड रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ऑब्वियसली कम हो जाएगी, एक दो तीन अगर हम क्रॉप उगा रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन आएगा, वेराइटी ऑफ क्रॉप्स हैं। ठीक है, और लेबर जो है, अगर कोई ऐसी हम क्रॉप उगाते हैं जहाँ लेबर कम लगता है, मशीनरी जो कंपैरेटिवली कम लगती है, तो उससे भी क्या होगा, हमारी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। अब देखो कितने तरह का क्रॉपिंग पैटर्न होता है। मोनोक्रॉपिंग, यानी कि सिर्फ एक एग्रीकल्चर जो स्पाइस है, एक बार में सिर्फ एक को उगा रहे हैं, तो दैट इज मोनोक्रॉपिंग। इट कैन रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ soil and destroys the structure of soil। Chemical fertilizers are required to upgrade the production। This practice allows to spread the pests and diseases। Monocropping and monoculture convey the same मीनिंग। ठीक है, मोनोक्रॉपिंग एंड मोनोकल्चर एक ही चीज है। उसके बाद मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है, दो या दो से ज्यादा जो क्रॉप्स हैं उसको मिक्स करके और फिर साइमल्टेनियसली उगाते हैं। इक्विवेलेंट जो लैंड लेके साइमल्टेनियसली हम उसको grow करते हैं। It refers to the mixed cropping, for example growing wheat and gram on an equivalent land at an equivalent time is mixed cropping। The
practice of this method helps to minimize the risk of failure of one of the crop. यानी एक खराब हुई तो हमारे पास दूसरी बची रहेगी. It provides insurance against the crop failure due to the abnormal weather condition. The crops that are grown together have should have a different मैच्योर टाइम. ठीक है, अलग अलग टाइम पे दोनों मैच्योर होनी चाहिए, अलग अलग उनकी वाटर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो हम थोड़ा सा सेफ रहते हैं. अब इंटरक्रॉपिंग क्या है कि एक जो है हमने एक जो लाइन है उसमें कोई दूसरी क्रॉप लगा दी, फिर आगे की लाइन में दूसरी लगा दी, फिर अगली एक लाइन में कुछ दूसरी लगा दी. दैट इज इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्वाइट वन क्रॉप ऑन एन इक्विवेलेंट फील्ड एट द equivalent time during a definite row pattern during a defined row pattern. After one row of most crop, three rows of intercrop are often grown. This increases the productivity per unit area. अब है क्रॉप रोटेशन. ये क्या पैटर्न होता है, हर बार अलग तरह की क्रॉप उसको रोटेट करते हुए 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद उसको रोटेट करना है. हर बार अलग तरह की क्रॉप जो है हमको उगानी है on an equivalent land in pre-plant succession. The crop are classified based on the time they are rotated: 1 year rotation, 2 year rotation, 3 year rotation, depending upon their during depending on their duration. Leguminous are included within the crop rotation program to extend the soil fertility. जो भी lignans होते हैं उसको हम जरूर include करते हैं. The crops which require the higher fertility level are often grown after the लिगेमेंट्स. ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है. तो उसके बाद जिसको क्रॉप को ज्यादा फर्टिलिटी चाहिए वो लिगेमेंट्स उगाने के बाद फिर उस क्रॉप को उगा देते हैं. तो क्रॉप विच रिक्वायर्ड लो फर्टिलिटी आर ऑफन ग्रोन आफ्टर द क्रॉप दैट नीड हाई इनपुट्स. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं राइस का प्रोडक्शन. कौन सा प्रोडक्शन हमारे कंट्री में कहाँ कहाँ होता है. तो मैप से देखेंगे बिल्कुल इजीली आपको लर्न होगा. राइस का प्रोडक्शन कहाँ होता है. देखिए जितना डार्क एरिया है दैट मीन्स उतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है. तो देखिए वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, देन छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु. ये सारा है राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज. नेक्स्ट अपन देखते हैं वीट का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है. सबसे पहले देखो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देन बिहार, फिर है हमारा राजस्थान, गुजरात, आफ्टर दैट महाराष्ट्र, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड असम. ये सारे जो है वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. अब मिलेट्स का जो है सबसे ज्यादा देखिए हमारे यहाँ पे ये है राजस्थान में. राजस्थान में जो है इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा बताया हुआ है. आफ्टर दैट कर्नाटका में होते हैं मिलेट्स, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु. ये सारे जो है मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं. इसके अलावा जो है थोड़ा बहुत ये होता है हमारा छत्तीसगढ़ में एंड ओडिशा में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में. ठीक है. उसके बाद ये जो है हमारे सेवन सिस्टर्स यहाँ पे भी होता है थोड़ा थोड़ा. लद्दाख, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड. बट ये जो है इसकी क्वांटिटी बहुत कम है तो ये देखने का है. यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ये जो है प्रोडक्शन दे रखा है. ठीक है. तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन है उतना डार्क कलर है. ये सारे मिलेट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं. उसके बाद पल्सेस की अपन बात करते हैं. पल्सेस हमारी होती हैं राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र. ठीक है. उसके अलावा थोड़ा लाइट कलर देखेंगे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, असम, तमिलनाडु. ठीक है. ये सब जगह जो है हमारी पल्सेस प्रोड्यूस होती है. लेकिन मेजर जो है मेजर पार्ट कहाँ हो रहा है, ये जो 4 स्टेट है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र.
नेक्स्ट मेज की बात करें, मेज हो रहा है हमारा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। उसके बाद है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार एंड तमिलनाडु। फिर है हमारा गुजरात, जम्मू, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। कैश क्रॉप्स की बात करें, शुगर केन जो है सबसे ज्यादा हमारा होता है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। फिर है हमारा गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार एंड देन है हमारा पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। ये जो है शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। नेक्स्ट देखिए टी की अगर बात करें, सबसे ज्यादा हमारी असम टी फेमस जो है, हमारी असम की टी वेस्ट बंगाल में होती है, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। ये जो है सारी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। कॉफी, कॉफी कहाँ होती है, हमारे ये जो सेवन सिस्टर्स हैं यहाँ पे कॉफी होती है। नीचे यहाँ पर कुछ पार्ट है जो है हमारा कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, और थोड़ा बहुत जो है कॉफी होती है हमारी उड़ीसा। ये जो है सारा हमारा कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। अब जूट की बात करते हैं, कैश क्रॉप है तो ये होता है हमारा जूट सबसे ज्यादा बिहार में एंड वेस्ट बंगाल में। ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल। उसके बाद बात करें तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर असम एंड उत्तर प्रदेश। ये जो सारी जगह है यहाँ पर जूट का प्रोडक्शन होता है। अब देखिए इंडिया का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, क्या रीजन है। क्रॉपिंग पैटर्न एक्चुअली एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। आज जिस तरह का क्रॉपिंग पैटर्न है, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद और 15 साल बाद ये इट विल कंटिन्यूसली चेंजिंग। ऐसा नहीं है कि ये वैसा का वैसा ही रहेगा। इसके कई सारे रीजन होते हैं कि वो टाइम के साथ क्यों चेंज होता है। बिकॉज हमारी जो क्रॉप की प्राइसेस हैं वो वॉलेटाइल हैं, इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। कई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, या और भी कई तरह के चेंजेस होते हैं जो कि हमारे क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद राइस जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद नई टेक्नोलॉजी जिसकी मैंने बात की बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करने के लिए। अब जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्सपांशन होता है, अगर फार्मर्स को लगता है कि नहीं इस क्रॉप की नहीं दूसरी क्रॉप की डिमांड ज्यादा है, तो वो जो है अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर देते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन हो रहा है या जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी का, उसके हिसाब से भी क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होता है। तो जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वो कैश क्रॉप्स की तरफ मूव करते हैं ट्रेडिशनल क्रॉप्स की जगह। और उसके बाद जो है पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है, लैंड हमारा कम हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग जो है उसको यूज करते हैं, तो उससे भी क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होता है। और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो भी क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होती है। इनपुट की किस तरह से सप्लाई है, गवर्नमेंट कहाँ पे हमको सब्सिडी दे रहा है, किस तरह की गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट किन चीज़ों के प्रोडक्शन को जो है प्रमोट कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सारी चीज़ें जो है क्रॉपिंग पैटर्न को इफेक्ट करती है। उसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देखते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, फैक्ट्स देखते हैं हम एक्चुअली कुछ। क्या है, इंडियाज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन हैज बीन इंक्रीज्ड एवरी ईयर। द इंडिया इज ऑलमोस्ट द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ several crops such as wheat, rice, pulses, sugarcane, and cotton. India is the highest producer of milk, second highest producer of fruit and vegetables. ठीक है, याद रखने की बात है, हाईएस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, सेकेंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट का एंड वेजिटेबल का। इट ऑल्सो अकाउंटेड फॉर अबाउट 25% ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉटन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, टोटल जो कॉटन प्रोड्यूस होता है उसका 25% हमारे इंडिया से जाता है, बिसाइड्स बीइंग द सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स। जीएवी जो है कंट्रीब्यूशन जीएवी का 15% है, एंड जो पॉपुलेशन जो है 50% हमारी जो है 50%, मोर देन 50% डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चरल
culture for their livelihood. This is basis for industrial development as agriculture often offers raw material like jute and sugarcane. इट ऑल्सो मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड। ठीक है, इंडस्ट्रियल जो चीज़ें हैं उसको हम खरीदते हैं, जैसे फर्टिलाइजर हैं, सीड्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, और भी कई मशीनरी हैं, पंप सेट वगैरह, तो उसके लिए मार्केट भी है। शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड इज कंसिडरेबल। शेयर ऑफ एग्री अलाइड टोटल trade stood 12% with the net export, thus a shift from self-sufficient to market-led production. उसके बाद शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी कितना, अराउंड 50% ड्यूरिंग 1950, और एम्प्लॉयमेंट जो है 70%। ये जो है स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। अभी सिनेरियो जो है 1950 में था, और अभी एम्प्लॉयमेंट 70%, अभी एम्प्लॉयमेंट जो है कम हो गया है। अभी जो है हमारा डाइवर्जन सर्विस सेक्टर की तरफ, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ अभी हमारी ज़्यादा हो रही है। ड्यूरिंग 16,000 टू 1750 द इंडिया शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड वाज 30 to 40%, बट इन 50s इट फेल टू 3%। सारा जो है अंग्रेजों ने चूस लिया हमको। अब देखिए प्लानिंग की बात करते हैं। जो हमारी 5 ईयर प्लानिंग है उसमें एग्रीकल्चर पे किस तरह से फोकस किया गया। फर्स्ट जो प्लान है हमारा, मेन जो उसका मोटिव था हमारा, सेल्फ रिलायंस था। एग्रीकल्चर के बारे में सोचे तो हाईएस्ट प्रायोरिटी दी थी एग्रीकल्चर को, विद allocation of more than 14% of total plan outlet। तो टोटल प्लान आउटलेट था उसका 14% एग्रीकल्चर के लिए था, ताकि हम जो है हमारी खाने पीने की चीज़ों के लिए एटलीस्ट आत्मनिर्भर हो जाए। सेकेंड प्लान की बात करें तो एग्रीकल्चर का जो है तो टोटल आउटलेट जो है वो कम हो गया था, एंड इट वाज ओनली 11.7% था, बिकॉज हमारा जो पूरा फोकस था वो किस पे था, हैवी इंडस्ट्रीज पे हमारा पूरा फोकस था ड्यूरिंग सेकेंड प्लान। थर्ड प्लान की बात करते हैं। थर्ड प्लान में एम्बिशियस टारगेट्स थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अभी 61 से 66 इसका ड्यूरेशन था। आपको पता हो तो उस वक्त हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का भी टाइम था, 65, 66, 64, तो वो भी एक वक्त था, इससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चला, जो है इम्प्लीमेंट किया, लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, फॉलोड बाय हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये दोनों जो है आईआरडीपी एंड एचवाईवीपी जो है थर्ड ईयर प्लान में आए थे। फिर फोर्थ ईयर प्लान की बात करें, दिस प्लान एम्ड एट सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। यहाँ पे जो है हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे, प्रोडक्शन हम बढ़ा रहे हैं। फिर फोर्थ में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना है। द एलोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वाज 15% ऑफ द टोटल प्लान आउटलेट। फर्स्ट में था 14%, अभी ये फोर्थ जो है वो इम्पोर्टेंट है, 15% जो है एग्रीकल्चर के लिए दिया था। एंड बैंक नेशनलाइजेशन वाज डन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। ओके, उसके बाद फिफ्थ प्लान की हम बात करें तो फिफ्थ प्लान वाज द ओनली पीरियड व्हेन द एक्चुअल फूड ग्रेड प्रोडक्शन एक्सीडेड द टारगेट प्रोडक्शन। ठीक है, सिर्फ एक फिफ्थ ईयर प्लान था जहां पर जो है टारगेट से ज्यादा हमारा फूड ग्रेड प्रोडक्शन हुआ था। सिक्स्थ प्लान जो कि था इन 1980 से 85, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इन दिस प्लान वाज 3% एज अगेंस्ट द targeted 3.8%. The plan is held as the second green revolution, but of the result of expansion of supplies of inputs and services to farmers, agriculture, extension, etc. अब देखिए सेवंथ प्लान की हम बात करते हैं। टोटल प्लान आउटले ऑन द एग्रीकल्चर वाज 6%। ठीक है, फर्स्ट में जो था हमारा इम्पोर्टेंट चीज 14% था, फोर्थ में हमारा 15% था, सिक्स्थ में हमारा ये 3%, एंड सेवंथ में जो है 6% था। नन ऑफ द टारगेट फिक्स्ड फॉर वेरियस सेक्टर्स वाज अचीव्ड, डिक्लेरेशन वाज देयर। ठीक है, तो कॉटन के अलावा और कोई भी टारगेट जो है हम अचीव नहीं कर सके थे सेवंथ प्लान में। एट्थ प्लान की बात करें, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इन दिस प्लान वाज 44% जो है ग्रोथ रेट हुई, ऑन अकाउंट ऑफ वेदर एंड द क्लाइमेट कंडीशंस बीइंग फेवरेबल। ऑल्सो न्यू एलपीजी पॉलिसीज एडेड द डेवलपमेंट। Ninth plan 1997 से 2002, agriculture growth rate in this plan was 44%। ठीक है,
same as this 8th plan जैसी ही set target were not achieved and hence ninth plan was failure on एग्रीकल्चर फ्रंट जो भी हमने डिसाइड किया था वो अचीव नहीं हुआ तो नाइन्थ प्लान जो है वो दैट वाज अ फेलियर अब टेंथ प्लान दिस प्लान अडॉप्टेड द नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 जिसको अभी थोड़ा सा डिटेल में हम आगे की स्लाइड में करेंगे क्या थी ये नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी एंड देयरफॉर envisaged better management of resources soil and water so as to promote the sustainable and inclusive agriculture सीधे बनाते हैं 12th five-year plan पे sector grows at 3% problem like shrinking land based land fragmentation land fragmentation का सबसे बड़ा जो कारण है इंडिया में एक तो था हमारा जो जमींदारी प्रथा थी और उसके बाद भी जो हमारा इनहेरिटेंस लॉ है उसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन बहुत होता है जितने सन है उनके बीच में बराबर लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं dividing water, dwindling water resource, adverse impact of climate change, shortage of farm labor, and increased cost and uncertainties associated with the volatility in international market. Must distribution of more institutional credit equitably, greater focus on small and marginal farmers, improving productivity in rain-fed areas, retaining youth in agriculture and funding for research was focused. New policies like crop insurance, soil testing, etc. were focused on. अब देखो कुछ की टर्म्स हैं जो कि अभी हमारे करंट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है ये ज़रूर आपको पता होनी चाहिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड is a central sector scheme which enables a financing facility of 1 lakh crore for funding agriculture infrastructure projects at farm gate and aggregation points such as farmer producer organizations primary agriculture cooperative startup and entrepreneurs in the agriculture sector. Second है customer hiring centers. Customer hiring centers are basically a unit comprising a set of farmer machinery, implements and equipment meant for custom hiring by farmers. The main objective of CHC is supply of farmer implements to small, marginal and the poor farmers at subsidized rate on hire. इसके बाद zero budget natural farming. It is a method of chemical-free agriculture drawing from traditional Indian practices using cow dung, urine-based formulation, and botanical extracts would help farmers in reducing the input cost. Intercropping with leguminous crops in one of the components of ZBNF and it improves the crop productivity and soil fertility by way of fixing the atmosphere nitrogen. It promotes soil aeration, minimal watering, intercropping, birds and topsoil mulching and discourages intensive irrigation and deep plugging. Okay, so this is zero budget natural farming. Primary Agricultural Cooperative Credit Society. Primary Agricultural Corporate Credit Cooperative Societies constitutes the lowest tier of the three-tier short-term cooperative credit in the country, comprising of approximate 13 crore farmers as its members, which is crucial for the development of the rural economy. And the last one district, one product program aims to encourage the indigenous and specialized product and craft. It is program for every district in the country to expand the outreach of their special product, not just in India but across the world. So this is one district, one product program. अब देखो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के जो हमारे एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स के लिए सबसे
सबसे पहले है प्रधानमंत्री, मैंने इसको इसकी क्रोनोलॉजी के हिसाब से ही लिखा है, ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म, परम प्रकट कृषि विकास योजना, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, a sub-scheme of PKVY, PM Kisan scheme. This is प्रधान पराग कृषि विकास योजना। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डेवलपमेंट फंड, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, द लाइवस्टॉक हेल्थ डिजीज कंट्रोल स्कीम, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उड़ान 0.2 2.0 सॉरी, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो ये जो है सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी, और इनको मैंने बिल्कुल जो इसकी क्रोनोलॉजी है उसी हिसाब से मैंने इसको लिखा है, तो उसको भी इसका सीक्वेंस भी अपने को याद रखना। अब देखिए कुछ करंट डेटा जो है, बहुत सारे डेटा हम नहीं लर्न कर सकते हैं, तो डेटा की भीड़ भी नहीं करनी है, जो जो इम्पोर्टेंट है हम वही लर्न करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अपन देखते हैं, the Indian agriculture sector has been growing in an average growth rate of 4.6% during the last 6 years। ये जो है सारे लेटेस्ट डेटा है, जो भी लेटेस्ट अवेलेबल है वही सारे डेटा मैंने लिए हैं, जो भी हमको ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा पुराने डेटा हैं उनको नहीं पूछते हैं, अनलेस एंड अनटिल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो, उसमें कुछ जो है ट्रेंड से हटके अगर वो डेटा को शो कर रहे हैं तो पूछे जाते हैं, अदरवाइज कभी नहीं पूछे जाते। ड्यूरिंग द लास्ट 6 years इट ग्रोज बाय 3% इन 21-22 कंपेयर टू 3.3% इन 2021, ठीक है, कितना हुआ 4.6%। In 2021, export of agriculture and allied products from India grows by 18% over the previous year. During 21-22, agriculture exports reaches an all-time high 50.2 billion US dollar. This period of buying performance could be ascribed to the measure taken by the government to promote the farmer producer organizations, encourage crop diversification, and improve the productivity in agriculture through support provided by mechanization and creation of the agriculture infrastructure fund. Further, income supported to farmers through the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, ठीक है, PM Kisan, and the promotion of the allied activities has led to diversification and source of farmers' income, improving their resilience of weather shocks। ठीक है, क्या है ये, याद रखना है इसको, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है, क्या सपोर्ट करती है फार्मर्स को, प्रमोशन ऑफ एलाइड एक्टिविटीज हैज लेड टू डाइवर्सिफिकेशन एंड रिसोर्स ऑफ फार्मर्स इनकम, इंप्रूविंग देयर रिसाइलेंस और टू वेदर शॉक्स, ठीक है। ये जो है मैंने इसको ग्राफ से बताया हुआ है, इसके अंदर है क्राउडिंग इन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर परसेंटेज है, ये देखो ब्लू जो है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, रेड जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है ये था 11-12 में 5.4%, अभी 2021 में ये हो गया कम होकर 4.3%, ठीक है। जबकि प्राइवेट की मैं बात करूं, ये था स्टार्टिंग में 4.3%, फ्लक्चुएट हो रहा है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा कम हो गया था 15-16 में, बट अभी ये जो है 7.7 से इंक्रीज होकर 9.3 पे वापस रिस्टोर हो गया है 2021
वन में। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो क्राउड इन हो रहा है। ठीक है, क्राउड इन क्राउड आउट क्या है, ये मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप सबको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। जिसने वीडियो नहीं देखा है वीडियो देख ले, मैंने क्लास में भी बताया है, ऐप पे भी बताया है। ठीक है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। यहाँ पे जो है रेड बता रहा है हमारा ऑयल सीड, पल्सेस एंड टोटल फूड ग्रेन। टोटल फूड ग्रेन जो है ये हमारी ब्लू वाली लाइन कितना है, 315.7 मिलियन टन, जो कि पहले था 14-15 में 252 मिलियन टन जो है ये इंक्रीज हुआ है इसमें। और इसके अलावा जो है हमारे पल्सेस में भी इंक्रीज आया है, पल्सेस की प्रोडक्शन में एंड ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन में भी इंक्रीज आया है। एज पर फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स फॉर 21-22 the production of food grains and the oil seeds have been increased year to year on year. Production of pulses has also been notably higher than the average 23.8 million ton in the last 5 year, उससे भी ज़्यादा है जो हमारे pulses का production है। However, changing climate has been impacting एग्रीकल्चर एडवर्सली, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो हुई है उसकी वजह से हमारा जो साइकिल है रेन का और जो भी सीजन का हमारा जो साइकिल है वो थोड़ा सा अभी चेंज हो रहा है। द ईयर 2022 witnessed an early heat wave during the wheat harvesting season adversely affect the production. The year experienced a decline in sown area for paddy cultivation too in the kharif season due to delaying monsoon and deficit rainfall. अब देखो क्रेडिट की बात करें, एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करें तो कैसे ये एनहेंस हुआ है। किसान क्रेडिट स्कीम जो कि हमारी इंट्रोड्यूस हुई थी 1998 में फॉर फार्मर्स टू इम्प्रूव देम टू परचेज द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट एट एनी टाइम, with the government of India extending the Kisan credit card facility to fisheries and animal husbandry। सिर्फ किसानों के लिए था, अभी fisheries and animal husbandry farmers के लिए भी 1918 the number of such cards in the fisheries and the animal husbandry sector has also grown. To ensure the farmers pay a minimum interest rate to the banks, the government of India has introduced the interest subvention scheme, now renamed modified interest subvention scheme, to provide short term credit to farmers at subsidized interest rate। ठीक है, पहले क्या नाम था हमारा, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, अभी क्या रीनेम कर दिया है, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। अब देखो farm mechanism key to improving the productivity। Farm mechanism helps increasing productivity through timely and effective use of other inputs and natural resources, while at the same time reducing the cost of cultivation and drudgery associated with the various farm operations under the submission of agriculture mechanization submission on agriculture mechanization. State government are being assisted in training, demonstration, taking agriculture machinery and help farmers procure various farm machinery and equipment besides setting up custom hiring सेंटर। ठीक है, कस्टम हायरिंग सेंटर्स बता देते हैं, बना देते हैं। उसके बाद जो है डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं किसानों को और उनको एनकरेज करते हैं मैकेनाइजेशन के लिए। अब देखो केमिकल फ्री इंडिया, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, इसके लिए क्या था हमारा, कौन सी स्कीम थी अभी हमने देखी थी, इंडिया हैज 44.3 लाख ऑर्गेनिक फार्मर्स, द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एंड अबाउट 59.1 lakh has area 1 lakh hectare area was brought under the organic farming by 2021-22। सिक्किम voluntarily adopted ongoing organic। अब श्रीलंका ने भी ऐसा किया था, बट क्या होता है इसमें एकदम से प्रोडक्शन जो है हमारा कम हो जाता है, तो ये धीरे धीरे अडॉप्ट करना पड़ता है, एक साथ हम नहीं कर सकते हैं। श्रीलंका ने क्या किया, एकदम से सारा पूरा जो अपना जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स बंद करके एकदम से पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ गए थे, तो उनका प्रोडक्शन एकदम
कम हो गया था, तो क्राइसिस के टाइम वो भी एक उनका जो है कॉज था, श्रीलंका में जो क्राइसिस आया। तो ये जो है अच्छी चीज़ है ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अडॉप्ट करना चाहिए धीरे धीरे, ताकि हम जो है सेल्फ सस्टेन्ड ही रहें। ऐसा नहीं हो एकदम से प्रोडक्शन कम हो जाए और फिर हमारे यहाँ पे फूड ग्रेन की कमी हो जाए। सिक्किम voluntarily adopted going organic, but it became the first state in the world to become fully organic, and other states including Tripura and Uttarakhand have set similar targets. The government has been promoting organic farming by implementation of two dedicated schemes, that is Pradhan Mantri Krishi Vikas Yojana and Mission Organic Value Chain Development for Northeastern region. Since 2015, through cluster farmer producer organizations formations, PKVY scheme is being implemented in cluster mode. ठीक है, क्लस्टर मोड में इम्प्लीमेंट किया है। प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग बिगिन इन 2019-20 with भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, a sub scheme of PKVY was launched to assist। कब लॉन्च किए देखो, 19-20 में ये भी लॉन्च की है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। ठीक है, it was launched to assist the farmer in adopting the traditional indigenous practice for encouraging all forms of ecological farming, including zero budget natural farming. The scheme focused on the capacity building, training, land holding, and on field demonstration of natural farming through the champion farmers। ठीक है, तो इसको ये ध्यान रखना है, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, सब स्कीम ऑफ PKVY। ठीक है, PKVY क्या है, परंपरागत कृषि विकास योजना, इसकी ये जो है सब स्कीम है। इसके अंदर क्या करते हैं, ट्रेडिशनल जो हमारी जो मेथड्स होते हैं एग्रीकल्चर के, हम उसको एनकरेज करते हैं, उसको उसको जो है प्रोटेक्ट करते हैं। इकोलॉजिकल फार्मिंग जो है उसको इम्प्रूव, उसको जो है हम प्रमोट करते हैं। इसके अंदर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी जो है इंक्लूडेड है, जो हमने देखा था पिछले हमारी स्लाइड में था, जिसमें हम काउ डंग का प्रयोग कर रहे हैं, यूरिन बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं, या जो हमारी नेचुरल वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर्स हैं, वो सब कुछ हम यूज कर रहे हैं। द अदर इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स इन एग्रीकल्चर, PM किसान स्कीम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नाम स्कीम, ई नाम हॉर्टिकल्चर के लिए, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, फिर PM किसान स्कीम, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये जो है सारी इम्पोर्टेंट है। अब देखो, climate smart farming practices. This is slowly gaining the acceptance with the farmers using the clean energy source like solar for irrigation. The farmers have been incentivized to transfer the electricity generated through the solar to the local grid. Crop yield prediction model using artificial intelligence and drone for monitoring the soil and the crop health have been initiated. Smart farming also enables crop diversification, which will help farmer reduce their dependence on monsoon for water. There are over 1000 agri-tech startups in India। ठीक है, over 1000, 1000 से भी ज्यादा जो है स्टार्टअप्स हैं। These assist farmers in improving the farm techniques। लैंड फॉर्म्स जो है एक अपन अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको अभी अपन लैंड फॉर्म्स को अपन छोड़ते हैं। मिशन फॉर, क्योंकि इसको थोड़ा सा हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एक अलग सी सेक्शन है सिलेबस में। तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर द holistic development of horticulture in the country during 12th five-year plan. The scheme, which has been taken off from 2014-15, integrates the following ongoing schemes। किसको इंटीग्रेट करती है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड द हिमालयन स्टेट्स, नेशनल बैम्बू मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इन सबको मिलाकर हमने क्या बनाया है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ
हॉर्टिकल्चर। अब देखो जीवीए में जो है क्या इसका कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का, ये देखते हैं। तो जीएवी में जो एग्रीकल्चर है उसका जो जीएवी है उसका ग्रोथ रेट कितना है, एंड ओवरऑल टोटल इकोनॉमी का जीएवी ग्रोथ रेट कितना है, इसमें टेबल में कंपेयर किया हुआ है। 2013-14 या 14-15 से अपन देखें 7.2 था, यहाँ पे 6.1 था। ठीक है, जीएवी ग्रोथ क्या थी, 5.6 थी, और यहाँ पे 14-15 में जो है नेगेटिव थी, -0.2, जो कि अब 21-22 में जो है 5.6 से अब हो गई है 3.9। ठीक है, जीएवी। उसके बाद जीएवी ग्रोथ जो है हमारे एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर की, अब ग्रोथ ऑफ जीएवी इन टोटल इकोनॉमी अगर देखें तो ये 6.1 से अब हो गई है 8.6। 2021 में ये नेगेटिव बता रहा है, बिकॉज उस वक्त हमारा कोविड का टाइम था, तो इसलिए नेगेटिव बता रहा है। अब अगर एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें या कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें हम एग्रीकल्चर में, तो 1920 में ये हुआ 6.26%, जबकि जो हमारा 13-14 था उसमें 13.27% था, दैट मीन्स ज़्यादा था। अब ये कम होके 6.26% हो गया। अब देखो ये नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन कोऑपरेटिव सेक्टर एट नेशनल लेवल फॉर मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। क्या होता है इसका ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, और साथ ही साथ इसका जो फुल फॉर्म है वो भी अपने को याद रखना है। ट्रिफाइड क्या है, द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड ट्रिफाइड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कब किया था, 1987 अगस्त में। ठीक है, इसका क्या था, मेन मेन जो एम था उसका था सेव ट्राइब्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय प्राइवेट ट्रेडर। प्राइवेट ट्रेडर्स जो है ट्राइब्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उससे इसको बचाना जो है, ट्राइब्स को बचाना जिसका है मेन एम था। लेकिन बाद में जो है इसकी ऑब्जेक्टिव्स को हमने एक्सपांड कर दिया, कुछ चेंज कर दिया, कुछ एक्सपांड कर दिया। तो अभी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है हमारा जो है डिफाइड का। ठीक है, by the private traders and to offer them the remunerative prices for their minor forest produced and surplus agricultural products. Trified started functioning since April 1988 में जो है ट्रिफाइड आया। इट हैज ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट एजेंसी फॉर कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग एंड डेवलपिंग ऑफ ऑयल सीड्स प्रोडक्ट। ट्रिफाइड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ एन एजेंट ऑफ एफसीआई for government purchases of wheat and rice. It is also an agent of agriculture and cooperative department for government purchases of cereal, pulses, oilseeds. Agriculture ministry gives aid to provide for compensating loss incurred due to price fluctuations. ठीक है, तो ये है ट्रफाइडर NAFAD। अब ये जो है कंप्यूटेशन का क्या फॉर्मूला है, अर्लियर जो है वो उसका फॉर्मूला अलग था। 80s के बाद जो है हमने उसको चेंज कर दिया है। अभी जो हमारी कॉस्ट लगती है, जैसे जो हमारी फर्टिलाइजर पे कॉस्ट लग रही है, लैंड पे लग रही है, इंटरेस्ट कॉस्ट लग रही है, या जो हमारा लेबर की जो वैल्यू है ये कॉस्ट लग रही है, इस सबको क्या करते हैं, इस सबको हम जब हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कंप्यूट करते हैं तो इन सभी चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं। अब बहुत पहले की बात करूं तो एम्पेरिकल स्टडीज जो है वो शो करती हैं जो रिस्क फैक्टर था इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत कम, मतलब ऐसा एग्रीकल्चर जो कि बिल्कुल ही कैपिटल इंटेंसिव नहीं था, बहुत मिनिमम जो है लो, बिल्कुल लो कैपिटल इंटेंसिव जो है हमारी एग्रीकल्चर थी, जो 40% से ज़्यादा जो है कैपिटल नहीं थी। आप जबकि जो एक्चुअल प्रीमियम पे किया जाता था लो लेवल फिक्स का, एक्चुअल प्रीमियम जो पे किया जाता था वो बहुत ही हायर था। गवर्नमेंट ने जो है इसका लो लेवल फिक्स किया एंड बाद में जो है बजटरी रिसोर्सेस से उसको पूरा किया। तो अभिजीत सेन कमेटी कमेटी ये सब चीजें तो ठीक है। इंपॉर्टेंट बात अपन देखते हैं, ये है हमारी
अभिजीत सिंह कमेटी, इन्होंने सजेस्ट किया था एमएसपी कंप्यूटेशन टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ C2, यानी जो टोटल कॉस्ट है उसमें हम कुछ प्लस कर देंगे तो टोटल कॉस्ट प्लस जो है वो लिखा है C2 और cost plus formula against a backdrop of skyrocketing global commodity and crop input prices. स्वामीनाथन कमेटी जो है इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इसने C2 प्लस फॉर्मूला दिया था। इसने बोला था, बाद में एमएसपी के लिए सजेस्ट किया था कि C2 प्लस 50% लेवल जो है वो होना चाहिए। अभी जो है राइट, वीट, इन सब जो भी पैडी, जो भी क्रॉप से पल्सेस, सबके लिए अलग अलग उन्होंने जो है रख रखा है प्राइस, एमएसपी अलग अलग रख रखा है। कहीं पे तो है C2 प्लस 10-20% की बेस पे कंप्यूट करते हैं जो हमारी पल्सेस वगैरह हैं, या कहीं पे जो है C2 प्लस 20% अबोव पे 20% पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कॉटन है, पेज है, उसके लिए 20% होता है। अब देखो ये जो है ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, इसके पायनियर थे हमारे एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन याद रखना है। इन्होंने वापस जो है कॉल किया है एवरग्रीन रिवोल्यूशन, जहां पर वो रेनबो कलर रिवोल्यूशन की बात करते हैं, रेनबो कलर रिवोल्यूशन की बात करते हैं, फॉर डबलिंग द प्रेजेंट प्रोडक्ट लेवल ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम 2010 मिलियन टन टू 420 मिलियन टन। इसके लिए जो है एवरग्रीन रिवोल्यूशन की जो है हमको जरूरत है, फॉर मेकिंग एवरग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेस। He stressed on adopting the best scientific techniques and promoting organic farming. He also mentioned four prerequisites for getting the success: promoting soil health, promoting lab and land exhibitions, making rainwater harvest compulsory, providing credit to farmers on sustainable conditions. अब देखो पॉलिसी की बात करते हैं। एग्रीकल्चर पॉलिसी 28 जुलाई 2000 को जो आई थी, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंडर में ये पॉलिसी बनाई गई थी। उसके अंडर में जो है ना, ये जो पॉलिसी की जो प्रोविजंस है उसको प्लान किया गया था। अब जो मेन पॉइंट्स थे इस पॉलिसी के, जो फीचर्स थे, क्या था? सबसे पहला तो 4% ग्रोथ रेट पर एनम फॉर द नेक्स्ट 2 decades, अगले 20 साल तक 4% ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए। लैंड रिफॉर्म्स टू बी प्रोवाइड लैंड टू फॉर फार्मर्स, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स इन एन state of nation, promoting private investment in agriculture, promoting insurance umbrella for crop of farmers, to promote the biotechnology, promoting resources for developing new varieties and ensuring the protection of the developed varieties। तो ये थी हमारी NAP 2000, यही लेटेस्ट है, इसकी बात कोई भी नई नहीं आई है। अब देखो उसके बाद रेनबो रेवोल्यूशन जो है उसके बारे में डिस्क्राइब किया था। जो हमारी नई एग्रीकल्चर पॉलिसी थी, तो उसके अंदर जो कलर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन इज फॉर food grain production, white is for milk, yellow oil seeds, blue fisheries, red meat or tomato, golden is for fruit and apple, gray fertilizers, black brown जो है non conventional energy resources, egg है silver के लिए, and round is for potatoes। अब देखो rainbow revolution also includes food chain revolution to put a check on destroying food grains। ठीक है, खराब हो जाता है, पड़ा रह जाता है। So I think that's all for today. We'll meet again tomorrow, और कल हम करेंगे इंडियन एग्रीकल्चर पैटर्न चैलेंजेस एंड स्ट्रक्चर। तो बने रहिए आप मेरे साथ, और इसके साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इसको मैं सॉल्व करूंगी। एग्जाम्स